लिखो। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग पोस्टुलेट्स लिखेंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी, पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। तो पहला पोस्टुलेट, गैस मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स नहीं, गैस आर मेड अप ऑफ, गैस आर मेड अप ऑफ large number of tiny particles, known as molecules. Next point, molecules of single gas, are identical, in size, shape as well as mass. Molecules of single gas are identical in size, shape and mass, but different from the molecules of another gas, है ना। एक गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, एक जैसे होंगे, सेम होंगे, लेकिन दूसरे से उनका प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा। थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, on the gas molecules, effect of force of gravity on the gas molecules is negligible due to their very small mass, है ना। गैस को बहुत लाइटर माना जाता है, इसलिए उन पे फोर्स क्या मानते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, है ना। ये सारे पोस्टुलेट केटीजी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसके बाद जो पढ़ोगे वो टॉपिक है रियल गैस, है ना। ये भी आइडियल केसेस लिख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट से आपको समझ में आ गया, अगर ऐसा होता तो गैस कभी लिक्विफाई नहीं होता। गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, है ना। तो ये अगर हम ऐसा कह दें तो लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट एट रेस्ट, गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट एट रेस्ट, बट they possesses rapid random motion in straight line in all direction, Next point, due to their random motion
ड्यू टू देयर रैंडम मोशन, ड्यू टू देयर रैंडम मोशन, the gas collides with the wall of container, the gas collides with the wall of container, and this collision are considered to be perfectly elastic, and these collision are considered as perfectly elastic, है ना, एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या होंगे, कंजर्व, परफेक्टली इलास्टिक। आगे लिखना, कंटिन्यू करना मतलब, एंड प्रेशर डेवलप्ड बाय द गैस, एंड प्रेशर डेवलप्ड बाय द गैस, एंड प्रेशर डेवलप्ड बाय द गैस इज ड्यू टू दीज कोलिजन्स, है ना। गैस जाके जो है वो कंटेनर के वॉल पे फोर्स लगाएगा और उसके बाद वहां से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज और यहां से ही समझो, इस पॉइंट में भी एक लूप होल है, क्या कि जब कोलिजन होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स भी तो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो उनके बीच भी तो कोलिजन से प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, लेकिन तो इंटरनल प्रेशर भी तो कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर उस पॉइंट को नहीं लिखा। यहाँ मेंशन क्या किया गया कि सिर्फ जो गैस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल पे कोलाइड कर रहे हैं उसी के कारण, है ना। ये रीज़न क्या है, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, गैसेस को पॉइंट मास मान रहे हैं कि उनके मास क्या है, बहुत कम है या नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, average kinetic energy of a gas sample is depends on temperature. Average kinetic energy of a gas sample depends on temperature. कैसे बताओ, टेम्परेचर से क्या रिलेशन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम occupied by the gas molecules is negligible volume occupied by the gas molecule is negligible in comparison to volume of container, in comparison to volume of container. Next point, there is no force of attraction between gas molecules. There is no force of attraction between gas molecules. ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो सिंपल पोस्टुलेट्स हैं कि गैसेस जो हैं वो वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं, जिनको कि आप मॉलिक्यूल्स कहते हो। एक मॉलिक्यूल जो है अपने गैस के मॉलिक्यूल से सेम होगा, बट दूसरे से उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, डिफरेंट होगी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी गैस पे लगभग नेग्लिजिबल होता है। इसके बाद जो गैसेस हैं वो रेस्ट पे नहीं होते कभी भी, उनके मॉलिक्यूल्स में हमेशा मोशन होता है। मोशन के कारण वो आपस में कोलाइड करते हैं और साथ ही साथ कंटेनर के वॉल पे भी कोलाइड करते हैं, जिसके कारण प्रेशर क्रिएट होता है। कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक है। और एक पॉइंट क्या बोला गया कि वॉल्यूम जो है कंटेनर का, उसी को हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस मान लेते हैं, ये मानते हुए कि गैस के खुद का वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल है। और दो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या माना गया, नेग्लिजिबल, कि कोई फोर्स नहीं है। इसका रीज़न यही है कि भाई जब मास नहीं है तो फोर्स नहीं है। अब ये जो दो पॉइंट है, यहीं से ये एक्चुअली आइडियल और रियल को अंतर करता है।
ये सारे पॉइंट्स जो है आइडियल को फॉलो करते हैं, आइडियल गैस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो PV इक्वल टू nRT को फॉलो करेगा। मतलब क्या होता है कि तुमने PV इक्वल टू nRT यूज किया, और अगर हमने P ऑब्जर्व और P कैलकुलेट किया, दोनों सेम आ गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि आइडियल को फॉलो कर रहा है। और अगर कुछ चेंज आया तो हम लोग कहेंगे नहीं। जैसे मान लो तुमने किसी कैलकुलेशन से PV इक्वल टू nRT से प्रेशर निकाला, और प्रेशर निकाला तो प्रेशर आ गया तुम्हारा फॉर एग्जांपल 10, तो ये वो कौन सा प्रेशर हुआ? P कैलकुलेटेड। तुमने लैब में उसको कैलकुलेट किया तो तुम्हारा आया 8, तो क्या हो गया? नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे उसको, जो आना चाहिए था उससे कम, और ज़्यादा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। ये कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ समझाया जाएगा? रियल गैस में। कहाँ? रियल। तो यहाँ से मेन जो समझना है कि कौन सा पॉइंट आइडियल और रियल को डिफरेंस करता है। तो देखो, एक तो अगर आप समझो ये कंटेनर है, ठीक है, जैसा मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था कि गैस का वॉल्यूम, ये 5 लीटर का कंटेनर है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने उस एक एग्जांपल लिया था ना रूम का, कि अगर ये रूम में अभी कोई आए तो उसके लिए वॉल्यूम कितना है? रूम का पूरा वॉल्यूम माइनस जितना वॉल्यूम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वही तो वॉल्यूम अवेलेबल है। तो आप बताओ, अगर 5 लीटर का कंटेनर है फॉर एग्जांपल, उसमें तुमने क्या किया कि गैस भरा। अब जो गैस मॉलिक्यूल जितने भी होंगे, कोई गैस मॉलिक्यूल भी तो एक एक जगह ले रहा होगा ना, तो एक गैस मॉलिक्यूल के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, दैट विल बी द एक्चुअल वॉल्यूम। बट आइडियल गैस ऐसा मानता है कि अगर हम देखा जाए तो वो एकदम कम एरिया ले रहा हो, कुछ इस तरह से। तो आप अगर ऐसा सिचुएशन है तो ऑब्वियसली आप लिख सकते हो V गैस इक्वल टू V कंटेनर, है ना। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इसको पॉइंट मास मान रहे हैं, लेकिन रियल गैस जो है वो इसको पॉइंट मास नहीं मानता है। तो रियल का कहना है नहीं, गैस मॉलिक्यूल जो है वो एक सिग्निफिकेंट स्पेस लेता है। तो इसलिए वहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि V एक्चुअल जो है वो क्या हो जाएगा? V कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और इसी आइडियल गैस इक्वेशन को बाद में करेक्ट करेंगे तो रियल गैस इक्वेशन बनता है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं कौन कौन सा पॉइंट रियल और आइडियल को डिफरेंट करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट यही है कि अगर ये दो पॉइंट मासेस हैं तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या मान लिया हमने? 0। जबकि रियल गैस कहता है नहीं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच भी एक प्रेशर क्रिएट होगा कोलिजन से, लेट इट बी इंटरनल प्रेशर बीटा। इसको मैंने इंटरनल प्रेशर माना, P इंटरनल, जो इनके कोलिजन के कारण हो रहा है। तो ये जो है आइडियल और ये जो होगा रियल। बाकी के पोस्टुलेट रियल के लिए भी सेम है, बाकी के सबके पोस्टुलेट रियल गैस के लिए भी क्या है? सेम। बट ये दो मेन फैक्टर होता है जो आइडियल और रियल को। हाँ, अब इसमें क्या है कि आइडियल गैस मेनली देखो, रीजन क्या है कि आइडियल को पढ़ा हमने, और आइडियल मैक्सिमम जगह लगेगा। गैसेस कौन से कंडीशन पर स्टेबल होता है? कौन से? प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो क्या सपोर्ट करता है गैस को? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अब जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली ये दो पॉइंट होल्ड कर जाएगा। प्रेशर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये दो पॉइंट तो होल्ड करेगा। एक तो इनके ये बहुत दूर चले जाएंगे, इनके बीच का फोर्स 0 हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी हम वॉल्यूम ऑफ गैस को ही वॉल्यूम ऑफ क्या मान लेंगे? कंटेनर मान लेंगे। तो टेम्परेचर वैरी करने से हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि गैसेस स्टेबल है इसलिए आइडियल बिहेवियर सपोर्ट करता है। इसलिए अगर टेम्परेचर खूब हाई है तो ऑब्वियसली गैस किसको टेंड करेगा? आइडियल नेचर को। लेकिन हम टेम्परेचर कम करें, प्रेशर बढ़ाएं, तो और भी फैक्टर्स यहाँ पे आएंगे। तो अभी हम लोग उसको यहाँ मिक्स नहीं करेंगे। अभी पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो क्या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स क्लियर हुए आपको? ये दोनों पॉइंट समझ में आया? व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस, या क्या डिफरेंस बना रहा है, कौन से पॉइंट से डिफरेंस बन रहा है, ये दो चीज आपको पता होना चाहिए। तो इसको बना लो, जल्दी से ड्रॉ कर लो। लिखना, पहले लिख लो हेडिंग में काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन।
हो गया ना ये? PV इक्वल टू 1/3 MNU² RMS, ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है, इसी के डेरिवेशन की मैं बात कर रहा था, ठीक है ना, जो मैं बता रहा था ना काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव होगा, तो यही है PV इक्वल टू 1/3 MNU² RMS। यहाँ P क्या है? प्रेशर, लिखते जाओ, P इज प्रेशर ऑफ गैस। ये कैसे निकाला होगा आपको समझ में आया? एक गैस मॉलिक्यूल लिया, इमेजिन किया कि वो एक्स एक्सिस में भी गया, वाई में भी गया और जेड में भी गया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मैंने V माना होगा, और एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में जाके वो कोलाइड कर रहा है, तो तीनों डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकाला, उसके बाद उसको वेक्टर से सॉल्व करके फाइनली इक्वेशन आता है। तो डेरिवेशन मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना, वो सर कराएंगे, अगर कुछ डाउट हो तो फिर बाद में मेरे से पूछ लेना। चलो, PV इक्वल टू 1/3 MNU² RMS में P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस, V क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, 1/3 क्या है? चलो M क्या है? मास ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, हाँ, क्योंकि N दिए ना, N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और URMS लिखो या V, जैसे भी, वेलोसिटी को आप V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको बोलो? RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जानते हो कि नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, अभी जान लिए ना, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ स्पीड, RMS, रूट मीन स्पीड हो गया ना, तो वहाँ स्क्वायर भी है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऐसे लिखना, सारे स्पीड का, स्क्वायर का, मीन का रूट, समझे? अगर 4 मॉलिक्यूल है तो चारों का वेलोसिटी ले लो, V1 V2 V3 V4, सबको स्क्वायर कर दो, V1² प्लस V2² प्लस V3² प्लस V4² डिवाइड बाय 4, उसका रूट ले लो, वही हुआ ना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्लियर हुआ? उसको ऐसे लिखते हैं, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द स्पीड्स, U² RMS, 1/3 MNU² RMS, ठीक है। U लिखो या V लिखो, वेलोसिटी कैसे भी। चलो नेक्स्ट, अब यहां से ये तो एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला भी निकालना है। अगर मान लो यहां पर 1 मोल गैस का काइनेटिक एनर्जी पूछा, आपको पूछा 1 मोल गैस का काइनेटिक एनर्जी, बताओ जरा निकाल के, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस। देखो मैं एक हिंट भी दे देता हूं आपको, हाफ MU² RMS इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या ये काइनेटिक एनर्जी है? हाफ MV², तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 MU² RMS इक्वल टू KT। आपको काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन निकालना 1 मोल ऑफ गैस के लिए। देखो इन दोनों में रिलेट करो, कैसे आएगा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, दिमाग लगाओ थोड़ा। इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ होगा? क्या होगा? इसको अगर तुम 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ MV² को तुम काइनेटिक एनर्जी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना, वही मैं बोल रहा हूँ। और PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। और अगर मैंने 1 मोल के लिए बोला है तो N का वैल्यू तुम क्या रखोगे? 1 मोल रखोगे ना, हाँ, इफ N इज 1 तो 1 मोल रखोगे। N का वैल्यू क्या हो जाएगा वहां पे? Na। तो क्या आएगा फाइनल फॉर्मूला? उसको भी सब्स्टिट्यूट करो PV के फॉर्म में, नीचे आंसर। काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस
आएगा 3/2 RT। और 1 N मोल के लिए आ जाएगा क्या, 3/2 nRT। और एक फॉर्मूला लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो देखो, अगर मेरे को 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालना हो, या n मॉलिक्यूल जो भी, तो हम इसको क्या करेंगे, 3/2 nRT, 3/2 या 3RT/Na कर देंगे ना। देखो, और R कांस्टेंट है, Na भी कांस्टेंट है, तो इसी को सब्स्टिट्यूट करके एक कांस्टेंट आ जाता है 3/2 kT, where k is what, R/Na। इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, है ना। के को क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। लिख लेना, BOLTZAMANS, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद रखने रख लो, नहीं याद रखना तो निकाल लेना। R/Na का वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। R का वैल्यू क्या रखेंगे लेकिन, 8.314, एनर्जी से रिलेटेड है ना, और Na का वैल्यू 6.023। तो लिख लो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, BOLTZAMANS। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। तो दो फॉर्मूला यहां से इंपॉर्टेंट है, कौन सा, एक 3/2 RT और दूसरा 3/2 KT। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, 3 different types of molecular speed possessed by gas molecule. 3 different types of molecular speed possessed by gas molecule, है ना। तो मेनली जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो 3 टाइप के स्पीड शो करते हैं। कितने टाइप के, 3। एक स्पीड होता है जिसको हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल। जैसे ऐसा समझो कि 1000 लोग मैराथन में दौड़ रहे हैं, तो कितने टाइप की पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो ये बनेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है, एक होगा कि 0 स्पीड वाले बहुत कम होंगे, 0 स्पीड मतलब जो दौड़ा ही नहीं, है ना। दूसरा, बहुत फास्ट स्पीड वाला भी कम फ्रैक्शन होगा। कुछ फ्रैक्शन ऐसा होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ग्रुप ऐसा को जो एक स्पीड को फॉलो किया, है ना। तो वेरी लेस स्पीड, वेरी हाई स्पीड, और कुछ ऐसे होंगे जो कॉमन स्पीड को फॉलो करेंगे। तो इसी तरीके से गैसेस के लिए भी एक्सप्लेन्ड है। अब देखो, जो जिसका स्पीड 0 है उसको तो समझना ही नहीं हो, तो कुछ हुआ ही नहीं ना। 0 स्पीड मतलब कोई मीनिंग नहीं है। तो एक स्पीड होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल मतलब कि जैसे 1000 लोग हैं तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा लोगों ने जो स्पीड को फॉलो किया, मान लो उसमें से 800 लोग ऐसे थे जो 5 km/h के स्पीड से रन किए, तो 5 km/h मेरे लिए क्या हो गया, मोस्ट प्रोबेबल। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पीपल ने उसको फॉलो किया। उसी तरह गैसेस के लिए भी बोलेंगे, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड को फॉलो करता है उसको क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है। दूसरा टाइप का जो स्पीड है वो है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं सबके स्पीड का सम डिवाइड बाय
जितने लोगों ने दौड़ा तो वो एवरेज आएगा, ठीक है। और एक टाइप का स्पीड जो पढ़ोगे उसको हम लोग कहेंगे आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड मतलब बताए थे आपको, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जितने भी लोग दौड़ रहे हैं उनके स्पीड का स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल और उसका रूट। तो गैस मॉलिक्यूल भी 3 टाइप का स्पीड शो करता है, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड, ठीक है। तो पहला लिखेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ब्रैकेट में लिख लेना VMP, VMP, ठीक है। तो उसमें लिखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में लिखना स्पीड पोसेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, स्पीड possessed by maximum fraction of molecule is called most probable speed, is called most probable speed, है ना। तो VMP इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT/m इसका फॉर्मूला होता है। VMP इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT/m मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने का ये फॉर्मूला है। सेकंड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड को क्या बोलेंगे? एवरेज ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर स्पीड, एवरेज ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर स्पीड। और V एवरेज क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 8RT/m, अंडर रूट ऑफ 8RT/m। इसके बाद रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो उसमें क्या लिखोगे? रूट मीन स्क्वायर स्पीड में लिखना रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर स्पीड, all molecular speed, and this is under root of 3RT/m, under root of 3RT/m। समझ गए ना? जैसे मान लो 5 मॉलिक्यूल है तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस V4 स्क्वायर प्लस V5 स्क्वायर अपॉन 5 और उसका क्या? रूट। स्क्वायर का मीन लेना है, रूट करना है। इसको क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ 3RT/m। अब अगर हम इनका रेशियो लिख लें, VMP इज टू V एवरेज इज टू V RMS, ये किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 इज टू अंडर रूट ऑफ 8/π इज टू अंडर रूट ऑफ 3। देख लो, कंपैरिजन करने भी क्वेश्चन आता है कि किसी एक गैस मॉलिक्यूल का आपको आरएमएस स्पीड दिया हुआ इस टेम्परेचर पे, दूसरे के लिए पूछेगा कि किस टेम्परेचर पे आरएमएस सेम होगा, तो कंपेयर करा दोगे, इक्वेट कर दोगे। अगर तुमको आरएमएस दिया है तो एवरेज पूछा जा सकता है कि एक गैस के लिए आरएमएस स्पीड इतना है तो उसका एवरेज स्पीड बताइए, तो तुम्हें दोनों को रिलेट करने के लिए भी आना चाहिए, है ना। चलो, अब अगर हम यहाँ से वैल्यू वाइज देखें तो स्पीड का ऑर्डर क्या हो जाएगा जरा बताओ? सबसे कम कौन होगा? VMP, VMP के बाद V एवरेज और उसके बाद V RMS। देख लो, है कि नहीं? एक रूट 2 है, एक रूट 3 है और दूसरा अंडर रूट ऑफ 8/π, पाई मीन्स 3.14, तो ऑलमोस्ट 2 से ज़्यादा ही होगा।
तो ये ऑर्डर हो गया। क्लियर है? एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। कैलकुलेट RMS स्पीड, कैलकुलेट RMS स्पीड for 1 mole of oxygen gas. Calculate RMS speed for 1 mole of oxygen gas at 27 degree Celsius. 27 degree Celsius बनाओ। इस फॉर्मूले में m क्या है मालूम है ना, मोलर मास, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T क्या है, टेम्परेचर, केल्विन में। करेक्ट हो गया ये। चलो देखो इधर सॉल्व हो गया सबसे। और ये जो मिस्टेक किए हो ना अभी, यही मिस्टेक होता है एग्जाम में। और ये चीज़ें आपको कोई सिखा नहीं सकता, ये वो चीज़ है जो तुम्हारे अंदर खुद से आना चाहिए। ये कोई टीचर का काम नहीं है ना। आपने फॉर्मूला लगाया अंडर रूट ऑफ 3RT बाई, करेक्ट है ना। और यहाँ से वैल्यूज रख दिए 3। R का वैल्यू अगर कोई 0.08 रखा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप यहाँ एनर्जी रिलेटेड बात करो, स्पीड रिलेटेड तो पहले ही बताया आपको कि 8.314 रखना, जिसको 25/3 भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर 300 अपॉन मास 32। कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया ऐसे? कितने लोगों ने ऐसे सॉल्व किया? चलो हाथ उठाओ, थोड़ा पता चले मुझे। 1 2 3 4। तुम लोग क्या किया जी? क्या 1/12 वाले तो बिल्कुल ही रिजेक्टेड है, तो बिल्कुल गधागिरी है बिल्कुल। और इसी मेथड से कि तुम लोग क्या किए 1/12। अच्छा चलो 1/12 छोड़ो, कितने लोगों ने ये इस तरीके से इसको रखा? चलो R का वैल्यू मैं मान लेता हूँ, 1 सेकंड तुमने सही रख दिया 1/12, तब भी इतना किसी ने किया? देखो ध्यान दो, इसमें मिस्टेक क्या है, ये जो भी किया ये गलत है, गलत है बोलो। चलो तुमने R का वैल्यू सही कर लिया, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये गलत है। 1/12 की जगह तुमने 25/3 रखा, ये रॉन्ग है, इससे आंसर नहीं आएगा सही। चलो देखो बता देता हूँ, बात कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ये क्या है R का वैल्यू 8.314, ठीक है, जूल में है ये, और ये नीचे ग्राम में है। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 10⁻³ से, केजी में लेके नहीं जाओगे, ऊपर जूल नीचे ग्राम। वाह, अब बन गया क्वेश्चन। ये देखो 30 मान लेंगे इसको, ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा? 10 बार में
और ये 3 से 3 गया 25, ये ऊपर गया तो पावर 4, 25 इंटू 10 टू द पावर 4 का रूट बाहर आओ, 5 इंटू 10 टू द पावर 2, यानी आंसर तुम्हारा 500 मीटर पर सेकेंड। खत्म। ध्यान रखा करो हमेशा, यूनिट ही बहुत बार गलत कर देता है क्वेश्चन को। ऐसा ही यूनिट में रखेंगे ना दोनों वैल्यूज। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो ये जो 3 टाइप के स्पीड हैं, इसको मैक्सवेल ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो उसमें पहला पॉइंट लिखना, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सेकंड पॉइंट, it gives graphical idea, it gives graphical idea of speed of molecules, it gives graphical idea of speed of molecules. Okay, third point, graph between fraction of molecule, graph between fraction of molecule and molecular speed, graph between fraction of molecules and molecular speed is bell-shaped graph, is bell-shaped graph. Next point, fraction of molecule, fraction of molecule corresponding to zero speed, fraction of molecule corresponding to zero speed as well as very high speed, as well as very high speed are very less, are very less, are very less, कॉमा देके लिखना, maximum fraction of molecule, maximum fraction of molecule possesses, maximum fraction of molecule possesses a common speed called most probable speed, called most probable speed. Most probable speed, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, area under the curve is constant at all temperature, area under the curve is constant at all temperature, at all temperature. Next point, on increasing temperature, on increasing temperature molecular speed increases, on increasing temperature molecular speed increases, है ना। therefore peak of the curve becomes flatter, peak of the curve becomes flatter. ऑब्वियसली अगर कर्व के अंदर का एरिया कांस्टेंट रखना है, स्पीड बढ़ेगा तो ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट करेगा ना,
जब ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट करेगा तो ऊपर से फ्लैट होगा, क्योंकि एरिया क्या रखना है आपको, कांस्टेंट। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे ये 0.1 में मैक्सिमम फ्रैक्शन है, यानी ये 0.1 मेरे लिए कौन सा स्पीड होगा, VMP। क्या होगा, उसके बाद B कौन सा होगा, V एवरेज, और ये क्या होगा, VRMS, है ना। और अगर मान लो इसी ग्राफ को हम ऐसे बनाएं, जैसे ऐसा आया एक, और टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं तो क्या होगा, समझ में आया आपको। जैसे अगर ये मेरे लिए टेम्परेचर T1 T2 है तो T1 इज लेस देन T2, तो देखो पीक को और क्या होना पड़ेगा, फ्लैट होना पड़ेगा, क्योंकि उसका कर्व और कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। तो ये सेम गैस के लिए अलग टेम्परेचर पर है ना, तो ये भी ड्रॉ कर लेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड का ग्राफ। चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं इसके ऊपर, सिंपल सा क्वेश्चन है, यही ग्राफ पे क्वेश्चन देते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल स्पीड, एक को A माने एक को B माने, आपको बोला गया कंपेयर द मोलर मास ऑफ A एंड B, A और B के मोलर मास को कंपेयर करो, हो गया। तो इसमें देखते हैं, पहले सिंपल है। अब देखो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये आएगा एक पॉइंट, इसको ड्रॉ करें तो ये आएगा दूसरा पॉइंट। ये है तुम्हारा VMP किसका, A का, और ये है VMP किसका, B का। यहाँ से हम देख सकते हैं कि VMP ऑफ A इज लेस देन VMP ऑफ B, है ना। और VMP इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फॉर्मूला में देख लो क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 2RT/m। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है, तो जिसका V ज़्यादा उसका मोलर मास कम, तो हम कहेंगे मोलर मास ऑफ A इज मोर देन मोलर मास ऑफ B। ये होगा करेक्ट आंसर, समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं।